नमस्कार। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे, ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो मेरे पास संतान के प्रश्न के लिए आई थी कि उनकी उम्र लगभग 39 ईयर्स हो चुकी है और अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी है। मैंने उन्हें बताया कुंडली विश्लेषण करने के बाद, और इसके बाद फिर मुझे पता लगा कि ये स्वयं एक ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए आज हम ज्योतिषाचार्य की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और इस पर खास बात यह है कि आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि कुंडली देखी कैसे जाती है। जो नए नए ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें आज इस कुंडली विश्लेषण से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो इसके पहले मैं कुंडली विश्लेषण शुरू करूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तुला लग्न की कुंडली है। हम संतान के विषय में आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो संतान के लिए हम इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम संतान के विषय पर चर्चा करेंगे। आज तो मैं जो ये ग्रह हैं और जिन भावों में है, इनका अर्थ क्या है, ये क्या प्रभाव देंगे और इनका फल क्या होगा, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में सूर्य स्थित है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी ग्रह हैं वो दो तरह के प्रभाव देते हैं। पहला, अपने कारकत्व से संबंधित, जो ग्रहों के जो अपने गुण है, जो उनका ग्रहों का जो स्वभाव है, उससे संबंधित फल देते हैं। और दूसरा, अपने स्वामित्व के अनुसार फल देते हैं, अर्थात जिन भावों के स्वामी हैं और जहां पर वो स्थित हैं उसका फल देते हैं। तो यानी दो तरह के फल देते हैं। तो चलिए सूर्य की बात करते हैं। सूर्य के जो कारकत्व है, उन कारकत्व के अनुसार मैं यहाँ जो कुछ भी बोलूंगा, मैं संक्षेप में बोलूंगा। थोड़ी सी बातें, जो प्रमुख बातें हैं, मैं वही बताऊंगा, क्योंकि यदि मैं एक ग्रह के कारकत्व बताने चला तो वो आधा घंटे से ज्यादा का वीडियो एक ग्रह पर बन जाएगा। तो मैं इस कुंडली में जो प्रभाव यहाँ पर दे रहा है, मैं केवल इसकी चर्चा करूंगा। सूर्य लग्न में, सूर्य किसी भी कुंडली में हो, अपने कारकत्व के अनुसार वो व्यक्ति को संकल्पवान बनाता है, व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी बनाता है। लेकिन यह सूर्य लग्न में पुत्र दोष सूचक भी होता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। लग्न का संबंध पूरी कुंडली से ही होता है, और ये चूंकि काल पुरुष की कुंडली का पंचमेश भी है, होता है। अब यह पंचमेश जो सूर्य है, ये लग्न में स्थित है और वह भी शनि के द्वारा पीड़ित है, नीच है। तो ये पुत्र दोष सूचक है यहाँ पर। लेकिन व्यक्ति को ये एक दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान बनाता है। यह तो बात कारकत्व की हुई। यह सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। तो
अब जब वो एकादश भाव का स्वामी है तो क्या फल देगा? एकादश शेष यदि लग्न में आता है, ये चर लग्न है। चर लग्न का मतलब है चर राशियां मेष, कर्क, तुला और मकर होती हैं। ये चर राशियां हैं, तो ये चर लग्न है तुला लग्न। लग्न में एकादशेश बाधक ग्रह होता है। पहली बात तो ये कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, और दूसरी बात ये कि यह बाधकेश बन चुका है, तो ये अशुभ है। और वैसे भी एकादश भाव त्रिशदाय भावों में सबसे पापी भाव होता है, तो यहाँ पर सूर्य एक अशुभ ग्रह है। लेकिन यह सूर्य अपने भाव से तृतीय में आया है। तृतीय एक अशुभ भाव कहलाता है, तो इसका अपने भाव से तृतीय भाव में जाना, जाकर वहां नीच हो जाना, तो इसकी जो अशुभता थी बाधकेश होने के कारण और क्रूर होने के कारण, वह अशुभता समाप्त हो जाती है। यानी आप इसको या तो ऐसा कहें कि लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह से दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं विपरीत राजयोग। यह अपने से तृतीय भाव में गया है और यहाँ नीच हो गया है, तो ये अब शुभ हो गया है। तो यहाँ पर यह सूर्य शुभ परिणाम देगा। आय से संबंधित, लाभ से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित। आय लाभ तो ये चूंकि आय भाव है, लाभ भाव का स्वामी है, इसलिए मान सम्मान, इसलिए कि ये लग्न मान सम्मान का भाव होता है, तो ये लाभ, आय, मान सम्मान आदि सब कुछ देगा। गुरु, गुरु एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह ही नहीं, शुभतम ग्रह है। गुरु एक ज्ञानी ग्रह है, तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएगा, चिंतक बनाएगा। और ये गुरु व्यक्ति को गुरु भी बनाता है। गुरु से अर्थ है शिक्षक, अध्यापक, ये गुण भी समाहित होते हैं। तो गुरु क्योंकि तृतीयेश है, अब तृतीयेश का क्या फल देगा? तृतीयेश होने का फल ये देगा, तृतीयेश अपने भाव से एकादश भाव में गया है। इसका अर्थ ये है कि ये भाई बहनों की संख्या में वृद्धि करता है। और तृतीयेश इसके अलावा ये षष्ठेश भी है। षष्ठेश का एक खास गुण, खास करके वो षष्ठेश जब गुरु जैसा ग्रह हो, यदि वो षष्ठेश गुरु है और षष्ठेश होकर वो लग्न में स्थित है, तो ये गुरु व्यक्ति को ज्योतिषी बनाता है। खास करके आने वाली आपदाओं से लोगों को आगाह करता है। शुक्र, शुक्र के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सुंदर ग्रह है। तो अपने कारकत्व के अनुसार ये व्यक्ति को सुंदर बनाता है। सुंदरता का अर्थ गोरापन नहीं है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति गोरा हो। सुंदर का मतलब है मनोहर छवि वाला, जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया। तो शुक्र व्यक्ति को मनोहर छवि प्रदान करता है। शुक्र क्योंकि आंखों का कारक है, चेहरे का कारक है, तो उसके नेत्र भी सुंदर होते हैं। यह शुक्र लग्न में व्यक्ति को विद्वान बनाता है, उत्तम वक्ता बनाता है। यह शुक्र लग्नेश है और लग्न में ही है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये लग्नेश और अष्टमेश है, लेकिन जो लग्नेश है उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अब ये लग्नेश चूंकि लग्न में ही है, तो इसके क्या प्रतिफल होंगे? यह व्यक्ति को आत्मानुरागी बनाता है, आत्मश्लाघी बनाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो
अपनी ही बड़ाई करता है या दूसरों को अपने समकक्ष नहीं पाता है, अपने लेवल में नहीं पाता है, तो कुछ गुण लग्नेश लग्न में स्थित होकर ऐसा भी देता है। लेकिन अच्छा, अब ये शनि, शनि जैसा कि आप जानते हैं, शनय शनय प्रत्येक कार्य धीरे धीरे ही करवाएगा। शनि का एक कारकत्व है त्याग, अवसाद यानी निराशा। ये शनि लग्न में बैठ करके व्यक्ति को संसार से विरक्त बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो संसार में नहीं लगता है, उसे ये संसार अच्छा नहीं लगता है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति वैरागी हो जाएगा। ये शनि का एक गुण है, लेकिन यहां पर शनि अकेला नहीं है। शनि चतुर्थेश है। शनि चतुर्थेश का अर्थ क्या है? चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का भाव है। एक अचल संपत्ति के भाव का स्वामी लग्न में गया है, इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति समस्त सुख सुविधाओं यथा वाहन, भूमि, मकान, भृत्य अर्थात नौकर आदि से परिपूर्ण होगा। पहला तो ये। दूसरा, क्योंकि यह शिक्षा का भाव है, अध्ययन का भाव है, ये अपने ये लग्न में गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति फिर दूसरों को शिक्षा देता है। यहां पर शनि भी शिक्षक बना रहा है। अब शिक्षक से मेरा अर्थ स्कूल के शिक्षक से नहीं है, वो कोई भी चीज दूसरों को सिखाए, स्कूल हो, ज्योतिष हो, आर्किटेक्ट हो या कुछ और हो। तो यह ऐसा व्यक्ति, ये तो हम बाद में देखेंगे कि वो क्या शिक्षा देगा लोगों को, लेकिन अभी तो मैं केवल गुण बता रहा हूं कि चतुर्थेश यदि लग्न में गया है तो वो व्यक्ति को शिक्षक बनाता है। तो ये शिक्षक बनाने का गुण यहाँ पर शनि भी दे रहा है और गुरु भी दे रहा है। और जब यह शनि, अगर इस शनि पर गुरु की दृष्टि हो या युद्ध हो, तब तो निश्चित रूप से उसमें गुरुत्व के गुण आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर निश्चित रूप से ऐसा कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने इस कुंडली का विश्लेषण करके उन्हें बताया, तब उन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ, मैं ज्योतिषाचार्य हूं। पंचमेश शनि, पंचमेश शनि लग्न में गया। पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव होता है। लग्न वर्तमान जन्म का भाव है। नवम भाव ये भविष्य का भी है और वर्तमान का भी है। भविष्य तो आगे प्रयाण के लिए है कि आगे का भविष्य क्या होगा। वर्तमान का अर्थ ये है कि इसे जो पंचम पंचम से जो कुछ भी मिला है प्रारब्ध में, उन प्रारब्ध में से किन किन भोग, वो अच्छे हो या बुरे हो, किन किन भोग का वर्तमान में वह भोग करेगा या भोगेगा। तो पंचम भाव पूर्व जन्म का है, प्रारब्ध का है। यदि हमारी जो आत्मा है, जब हम जन्म लेते हैं तो पंचम भाव से प्रवेश करती है, लग्न में जाती है। लग्न से दसम भाव ये कर्म का भाव है, कर्म भाव में आती है और इसके बाद नवम भाव से वो प्रयाण कर जाती है। शनि पंचमेश भी है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्व जन्म का भाव है, प्रारब्ध का भाव है। कोई भी मनुष्य यदि ये पंचमेश लग्न में स्थित है, पंचम लग्न नवम भाव का यदि संबंध बन रहा है, नवम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले पंचमेश की बात करें कि यदि पंचम और लग्न का यदि संबंध बन रहा है लग्न लग्नेश से, तो इसका एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में शरीर त्याग के उपरांत तुरंत ही इसने जन्म लिया था। यानी जीवन की जो कड़ी चली आ रही थी वह कड़ी टूटने नहीं पाई। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा ने इस जन्म में प्रवेश कर लिया था। इसके बहुत अच्छे अच्छे अर्थ भी होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात अभी यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वह एक बहुत ही लंबा विषय है। तो अब ये पंचमेश लग्न में स्थित है, इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होगा, मंत्र शक्ति से युक्त होगा, अर्थात यह ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, सात्विक रूप से मंत्र तंत्र आदि में पारंगत होगा। यह ऐसा व्यक्ति देव प्रतिष्ठा भी करवाता है या देवालय का निर्माण करवाता है। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय भाव पर, जहां 3 ग्रह बैठे हुए हैं। पहला चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति को कल्पनाशील बनाता है। ये ललित कला में पारंगत करता है क्योंकि चंद्रमा का जो कारकत्व है, चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है और तृतीय भाव का संबंध भी अभिरुचि या कला से है। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो व्यक्ति में कलात्मक गुण होता है। तो ये व्यक्ति को तीव्र कल्पना शक्ति भी देता है क्योंकि कल्पना का ग्रह भी है ये चंद्रमा। चंद्रमा खास करके तृतीय भाव, पंचम भाव या एकादश भाव में यदि स्थित है तो उस व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है, बड़ा संवेदनशील होता है ऐसा व्यक्ति। अब यह चंद्रमा दशमेश है। दशमेश यदि तृतीय भाव में स्थित है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, दशम भाव से ये छठे भाव में स्थित। छठा भाव संघर्ष का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है, व्यापार करता है। मंगल। मंगल तृतीय भाव का कारक है, यानी छोटे भाई बहन का कारक है। मंगल यहाँ पर कारको भाव नाशाय की सूक्ति को चरितार्थ करता है, यानी या तो भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे या भाई बहन होंगे ही नहीं। लेकिन यह मंगल यहाँ पर बहुत बलवान हो जाता है, तो ऐसा मंगल भी व्यक्ति को से व्यापार ही करवाता है, नौकरी नहीं करने देता है। अब यह मंगल द्वितीयेश है। द्वितीयेश द्वितीय भाव से द्वितीय भाव में आया है। यदि द्वितीयेश क्रूर ग्रह हो, यह मैं आपको एक ज्योतिष का सूत्र बताता हूं कि यदि द्वितीयेश क्रूर ग्रह हो और द्वितीय से द्वितीय में वो स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निज प्रयत्नों से, ये निज प्रयत्न का पराक्रम का भाव है, अपने निज प्रयत्नों से धनवान बनता है, बहुत धन कमाता है। यदि वो सौम्य ग्रह है तो इतना अच्छा धन फिर प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो गरीब होगा, पर मंगल एक क्रूर ग्रह की अपेक्षा वो एक सामान्य आए तो
अर्जित कर सकता है, लेकिन क्रूर ग्रह से कम ही रहेगा। क्रूर ग्रह यदि हो तो वो अच्छी आय प्राप्त करता है। अब ये मंगल सप्तमेश भी है। सप्तम भाव विदेश का भाव होता है। जैसे द्वादश भाव है, सप्तम भाव है, ये विदेश के भाव है। नवम भाव विदेश यात्रा या दूर की यात्रा का होता है। तृतीय भाव लघु यात्रा या छोटी यात्राओं का होता है। अब यदि ये मंगल यहाँ तृतीय भाव में स्थित है तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं देश या विदेश में करता ही रहेगा। लेकिन एक बात और भी है, ये द्वितीयेश है, द्वितीय भाव मारक भाव है, सप्तमेश है, सप्तम भाव भी मारक भाव है। दो मारक भाव का स्वामी हो गया मंगल। लेकिन चूंकि ये मंगल, ये भाव चूंकि ये केंद्र भाव भी कहलाता है, इसलिए तुला राशि, तुला लग्न में मंगल प्रबल मारक नहीं होता है, जबकि मेष लग्न में शुक्र भी द्वितीयेश और सप्तमेश बनता है। मेष लग्न में शुक्र प्रबल मारक होता है, जबकि मंगल प्रबल मारक नहीं होता है। उसका कारण यह है कि यह मंगल एक क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह जब भी केंद्र का स्वामी बनता है तो उसके अशुभत्व में या क्रूरत्व में कमी आ जाती है, तो वो प्रबल मारक तो नहीं होता है। किंतु यह मंगल इन दो मारक भावों का स्वामी होकर तृतीय भाव में एक क्रूर भाव केतु के द्वारा पीड़ित हो गया है। शनि की तीसरी दृष्टि से भी पीड़ित है। अब यदि यह मंगल पीड़ित हो गया है तो निश्चित रूप से यह एक प्रबल मारक बन जाता है, और ऐसी स्थिति में यह मंगल स्वयं नहीं मारेगा। यह मंगल जिन ग्रहों के साथ स्थित है, खास करके क्रूर ग्रह, तो यहाँ पर क्रूर ग्रह केतु है, केतु को मारकत्व प्रदान कर देता है। यहाँ पर केतु मारक बन जाता है। और चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा सप्तमी का है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी का चंद्रमा है, यानी शुभ चंद्रमा तो है, किंतु शनि, केतु, मंगल तीन ग्रहों से पीड़ित है। ये मंगल अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है मंगल। देखिए ये मंगल क्या है, पहला तो ये कि ये तृतीय भाव में स्थित है। अब इस मंगल की वजह से, और चंद्र जो पीड़ित है, अब क्या करेगा ये मंगल, क्या करेगा, ये कंधे का भाव है। तृतीय भाव कंधे का भाव है, तृतीय भाव कान का भाव है, और गुरु कान का कारक भी है। तो क्या करेगा, कान से संबंधित कोई समस्या देगा। गुरु ज्यादा पीड़ित नहीं है, केवल शनि के द्वारा पीड़ित है, अस्त भी नहीं है, तो इसलिए ये छोटी मोटी कोई समस्या देगा, खास करके कान से संबंधित और कंधे से संबंधित भी समस्या हो सकती है। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि छठे भाव में है, और षष्ठेश तो यहाँ जरा सा पीड़ित है भी, तो ये कमर का भाव है, कमर में तकलीफ होगी। इसके अलावा इस मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव रीढ़ की हड्डी का भाव है, ये दशमेश चंद्र भी यहाँ पर पीड़ित है। अतः स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है। ये चंद्रमा चूंकि माता के द्वादश भाव में स्थित है, सप्तमेश होकर, यानी मारक भाव का स्वामी, माता का सप्तमेश है, मारक भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में पीड़ित है, यह माता के लिए अरिष्ट की स्थिति है। पिता का यह सप्तम भाव है, और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है। पिता का भी ये मार्केश है, क्योंकि पिता का ये द्वितीय भाव है, पिता का भी मार्केश बन गया, और पिता के दूसरे सप्तम मारक भाव सप्तम में स्थित है और तीन ग्रहों से पीड़ित है। यह पिता के लिए भी अरिष्टदायक स्थिति है। मैंने उन्हें बताया है, क्योंकि पिता का लग्नेश उच्च का है,
पिता का लग्नेश उच्च का है और किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। इसलिए कोई बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। और यह बात मैंने उन्हें बताई है कि स्वास्थ्य का, माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खास करके इस समय राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। मैंने उन्हें केतु की प्रत्यंतर दशा में सावधान रहने के लिए कहा है। अब नवम भाव में आते हैं। नवम भाव में मिथुन राशि है और नवमेश द्वादश भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। नवम भाव में राहु स्थित है। यह राहु बुध की राशि में है, यह त्रिकोण में है। नवमांश कुंडली में भी राहु त्रिकोण में ही स्थित है। यह राहु यहाँ शुभ परिणाम ही देगा। भाग्य से संबंधित, धन से संबंधित, धर्म से संबंधित शुभ परिणाम ही देगा। इस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका राशिश उच्च का होकर बैठा है। लग्न में, नवमांश में भी यह शनि की राशि में है। वह शनि जो लग्न कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है, उच्च का है। नवमांश में भी यह शनि पंचम भाव में उच्च का है। ऐसा राहु बुरा फल नहीं देगा, लेकिन अपने कारकत्व से संबंधित कुछ न कुछ फल तो अवश्य देगा, क्योंकि स्वभाव तो किसी का नहीं बदलता है। कुछ न कुछ तो वो बाकी रहेगा ही। तो उसका जो स्वभाव है, भ्रमित करना, थोड़ा बहुत वो भ्रमित कर सकता है। खास करके धर्म के संबंध में भ्रमित कर सकता है। बुध, द्वादशेश बुध द्वादश भाव में है। नवमेश बुध द्वादश भाव में। नवम भाव धर्म का भाव है। द्वादश भाव आध्यात्म का भाव है, जिसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है। यहाँ पर बुध किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अपनी उच्च राशि में है। किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट नहीं है, युत नहीं है, तो बुरे प्रभाव देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भी देगा यह अच्छा प्रभाव देगा। तो क्या अच्छा प्रभाव देगा? चूंकि यह नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य को अच्छा करेगा। भाग्य से का मतलब क्या है? भाग्य का मतलब है धन, भाग्य का मतलब है धर्म, भाग्य का मतलब है आपका नौकरी, व्यापार या स्वास्थ्य। तो भाग्य अच्छी भाग्य देगा। इसके अलावा चूंकि यह धर्म भाव है, तो ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ये पूरी कुंडली ही धार्मिक है। ये पूरी कुंडली ही बता रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। पंचमेश शनि का लग्न में स्थित होना, गुरु का लग्न में स्थित होना, लग्नेश का लग्न में स्थित होना, नवमेश का द्वादश में स्थित होना और द्वादशेश का भी द्वादश में स्थित होना, ये बता रहा है कि ये व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति है। अब जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो क्या है? नवम और द्वादश का। ऐसा व्यक्ति तीर्थाटन पर जाएगा। नवम भाव दूर की यात्रा का भाव भी है। ऐसा व्यक्ति तीर्थाटन पर जाएगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, तीर्थ यात्राओं पर व्यय करेगा। चूंकि द्वादश भाव मंदिर है, ये धर्म का भाव है। धर्म से चौथा धर्मालय, धर्मालय अर्थात मंदिर, मंदिर का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति मंदिरों में दान पुण्य करेगा, तीर्थों में दान पुण्य करेगा, धर्म के मामले में व्यय करेगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि जो ग्रह हैं दो तरह के प्रभाव देते हैं, अपने कारकत्व से संबंधित और अपने स्वामित्व से संबंधित। आज मैंने आपको ये बताया कि कुंडली कैसे देखी जाती है। अब अगले वीडियो में मैं इसी कुंडली पर संतान के विषय में
चर्चा करूंगा। इन्हें अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी है, हम उस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।